अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम क्लास 9th की बायो का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया था एंड आई होप कि आपने वो लर्न कर लिया होगा। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ बायोलॉजिकल मैथड। What is biological method and why we use it? Biological method is the method to solve the प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी प्रॉब्लम है साइंटिस्ट की नज़र में, साइंटिस्ट उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक मेथड यूज़ करते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स आर ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, थ्योरी, लॉ। Observation. Observation is the collection of information about biological problem. जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसके बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। मलेरिया की एग्जांपल है आपके पास। जब मलेरिया स्टार्टिंग में फैलना शुरू हुआ तो उसके पीछे उसकी कॉज जानने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने अपना वर्क स्टार्ट किया। उनमें से एक फिजिशियन थे लेब्रेन। उन्होंने ब्लड स्टडी की, ब्लड सैंपल्स इकट्ठे किए तमाम मलेरियल पेशेंट के, और उसमें उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ टाइनी क्रिएचर्स मौजूद हैं और वो सिर्फ मलेरियल पेशेंट के ब्लड में हैं। फिर उन्होंने उन टाइनी क्रिएचर्स को लेटर ऑन नाम दिया था प्लाज्मोडियम का। देन आफ्टर ऑब्जर्वेशन an intelligent guess in the form of statement is given which is called hypothesis. एक गेस दिया जाता है जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसे देखते हुए। जैसे कि मलेरिया पेशेंट में ब्लड में टाइनी क्रिएचर्स को देखा गया था। फिर एक गेस लगाया गया कि तमाम मलेरिया पेशेंट जो हैं उनके ब्लड में वो प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। तो फिर एक स्टेटमेंट बन गई। द स्टेटमेंट वाज Plasmodium is the cause of malaria. After that guess, a logical explanation of hypothesis is given in the form of deduction. Like that statement was given, Plasmodium is the cause of malaria. Then all the patients suffering from malaria should have malaria parasite in their blood, while healthy people should not have. सिर्फ मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा और जो हेल्दी पीपल्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं होगा। आफ्टर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, एक्सपेरिमेंट विल बी कंडक्टेड एंड एक्सपेरिमेंट इज द प्रैक्टिकल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। जैसे डिडक्शन में ये कहा कि सिर्फ मलेरियल पेशेंट में ही पैरासाइट्स मौजूद होंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। साइंटिस्ट ने एग्जामिन किए 100 मलेरियल पेशेंट्स और 100 हेल्दी पर्सन्स। डिडक्शन को प्रूफ करने के लिए दोनों ग्रुप्स के सैंपल लिए गए और फिर देखा गया कि जो मलेरियल पेशेंट थे 100 उनमें सिर्फ प्लाज्मोडियम था और हेल्दी पर्सन्स जो थे 100 उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। तो ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ। After experiment, result will be given. Result is the summary of experiment which proves hypothesis. जो hypothesis दिया था, एक guess दिया था starting में, उसे experimentally prove किया जाता है, उसकी summary दी जाती है result में। और मलेरियल केस का रिजल्ट आया प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, जो कि हाइपोथेसिस में एज अ गेस भी ये स्टेटमेंट यूज़ की गई थी। देन आफ्टर रिजल्ट थ्योरी इज गिवन एंड थ्योरी इज अ साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल आइडिया और प्रिंसिपल। साइंटिफिकली जो रिजल्ट एक्सेप्टेड होता है, जो आइडिया एक्सेप्टेड हो जाता है, उसे इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी आगे पेश कर दिया जाता है। एंड देन थ्योरी के बाद लॉ आता है। लॉ इज अ टेस्टेड थ्योरी विच फाउंड फिट अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स। जो भी फैक्ट्स थे उनमें बिल्कुल फिट होती है थ्योरी, बिल्कुल उसको माना जाता है, मानने लायक होती है, यूनिवर्सली बिल्कुल करेक्ट होती है, तो उसे लॉ बना दिया जाता है। और जब लॉ बन जाता है तो वो यूनिवर्सल लॉ होता है, वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। So our next topic is contributions of Muslim scientists. There are 5 Muslim scientists mentioned in your book.
Number 1 is Abdul Malik Asma'i, Al-Farabi, Ibn al-Hisham, Abu Ali Sina and Abul Qasim al-Zahrawi. Abdul Malik Asma'i. He was a specialist in animal sciences. He wrote many books on animals and plants. इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, उनमें सबसे फेमस है अल-खील, जो उन्होंने हॉर्सेस के बारे में लिखी, अल-इबील कैमल्स के बारे में, अल-वहूश वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, अश-शाह शीप्स पे, और इन्होंने एक और बुक लिखी थी खलकुल इंसान, जो कि सिर्फ बॉडी पार्ट्स ही नहीं डिस्क्राइब करती बल्कि वो ह्यूमन के फंक्शंस को भी डिस्क्राइब करती है। द नेक्स्ट वन इज़ अल-फराबी। ही वॉज रिनॉन हकीम, बहुत ज़्यादा मशहूर हकीम थे और ऑथर थे कुछ बुक्स के। इनकी सबसे ज़्यादा मशहूर किताबों में किताब नबातात और किताब हैवानात थी जो उन्होंने लिखी। देन इब्न अल-हैथम या इब्न अल-हिशम भी कहते हैं जिन्हें। ही वॉज अ ग्रेट ऑप्टिशन, इन्होंने ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया। बुक्स लिखी कुछ जैसे कि मिज़ानुल हिकमा एंड किताबुल मनाजिर। इनकी बुक्स को ट्रांसलेट किया गया लैटिन में, हेब्रू में, ग्रीक में और अदर वेस्टर्न लैंग्वेजेस में भी। द नेक्स्ट वन इज़ अबू अली सीना। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन्स एंड ही रोट फिल-तिब अशिफा बुक, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी। और इन्होंने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फ़िज़िक्स, पैलियोंटोलॉजी और म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा काम किया। और इनकी एक और बुक अल-कानून बहुत ज़्यादा फेमस थी। अबुल कासिम अल-ज़हरावी, ही वॉज अ सर्जन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड and he was famous for the removal of stone from urinary bladder. Our next topic is biogenesis and abiogenesis. What is this concept? Biogenesis कहते हैं living things can produce from their own kind, और abiogenesis कहते हैं living things produce from non-living. एंशियंट ग्रीक जो थे वो इस बात पर यकीन रखते थे कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से पैदा हुए हैं। जैसे जब बारिश होती थी तो हब्स की वजह से ज़मीन में से कुछ कीड़े मकोड़े और कुछ जानवर बाहर आ जाते थे, तो वो कहते थे कि ये ज़मीन ने पैदा किए हैं, मींस कि ज़मीन नॉन लिविंग है और वो अपने अंदर से जानदार पैदा कर रही है। जबकि बायोजेनेसिस इसका बिल्कुल अपोज करता है इस थ्योरी को, और वो कहता है कि सिर्फ लिविंग थिंग्स ही लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन दोनों थ्योरीज़ के लिए कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए, एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव किया कि कौन सी थ्योरी इनमें से एप्लीकेबल है या एक्सेप्टेबल है। उन एक्सपेरिमेंट्स में सबसे पहले रेडीज़ एक्सपेरिमेंट है, देन नीधम ने अपना एक्सपेरिमेंट किया एंड देन पास्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। देखते हैं पहले रेडीज़ ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। रेडी ने 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो कि इन फेवर ऑफ बायोजेनेसिस थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक जार लिया, उस जार में कुछ मीट डाला और उसे खुला छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद देखा तो उस जार में जो मीट था उसमें से लार्वी ऑफ मैगट्स निकलने लगे। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने उसी फ्लास्क में मीट डाला और उस फ्लास्क को कवर कर दिया, सील कर दिया। सील करने से उस फ्लास्क पे कोई भी मक्खी या कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म आकर नहीं बैठा। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने थर्ड फ्लास्क को गॉज़ की मदद से रैप कर दिया, कवर कर दिया, और देखा कि उस गॉज़ के ऊपर जो है वो कुछ फ्लाइज आकर बैठी हैं, लेकिन मीट में कोई मैगट्स या लार्वी अपेयर नहीं हुए। तो रेडी ने अपने तीनों एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद ये रिज़ल्ट दिया कि जिस मीट के ऊपर फ्लाइज ने आकर उसे फीड किया और वहाँ पर एग ले किए, उसके बाद वहाँ से मैगट्स की अपेयरेंस हुई, और जो फ्लास्क कवर थे वहाँ पर कोई मैगट अपेयर नहीं हुआ क्योंकि वहाँ तक फ्लाइज नहीं पहुँच सकी। So he proved by his experiment that only living beings can produce living beings. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया नीधम ने। उन्होंने एबायोजेनेसिस का फेवर किया। एक फ्लास्क लिया, उसमें उन्होंने एक ग्रेवी बनाई जिसमें यीस्ट, शुगर और
वाटर का मिक्सचर बनाकर उसे बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उस फ्लास्क को ठंडा होने के लिए रखा। फिर ठंडा होने के बाद जब उसे ऑब्ज़र्व किया तो उसमें उसे छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नज़र आए। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नज़र आने पर नीधम ने ये रिज़ल्ट दिया कि नॉन लिविंग से लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन जब बाद में इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म किया गया, दोबारा से ऑब्ज़र्व किया गया, तो ये देखने में आया कि जब वो उस इन्फ्यूज़न को ठंडा होने के लिए रख रहे हैं तो वो उस फ्लास्क का जो माउथ है वो कवर्ड नहीं है। अनकवर होने की वजह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स चले गए जो सराउंडिंग में मौजूद, एयर में मौजूद थे। फिर इनकी इस थ्योरी को एबायोजेनेसिस की अपोज़ किया गया और ये रिज़ल्ट दिया गया कि लिविंग थिंग्स सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके बाद फिर पास्चर्स आए। लुइस पास्चर ने बायोजेनेसिस के फेवर में एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक फ्लास्क ली जिसकी नेक जो थी वो काफ़ी लॉन्ग थी और एस शेप थी। उन्होंने बॉईल किया कुछ ग्रेवी। बॉईल करने के बाद उन्होंने वेट किया, उसे ठंडा होने रखा और फिर ऑब्ज़र्व किया तो उसमें कोई ग्रोथ उन्हें नज़र नहीं आई। सेकेंड टाइम फिर उन्होंने सेम बॉईल किया। बॉईल करने के बाद फिर उन्होंने उस एस शेप नेक को तोड़ा और फिर उसे ठंडा होने रखा। फिर उसके बाद जब उन्होंने उसे एग्ज़ामिन किया उसमें उन्हें माइक्रोस्कोप की ग्रोथ नज़र आई। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया अपना एक्सपेरिमेंट कि अगर हम उसकी नेक तोड़ देते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारी सराउंडिंग में मौजूद हैं वो उस फ्लास्क तक पहुंच जाएंगे और वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। लॉन्ग नेक होने की वजह से उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को अंदर जाने का मौका नहीं मिल सका उस फ्यूजन तक, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ हमें फ़र्स्ट एक्सपेरिमेंट में नज़र नहीं आई थी। इनका रिज़ल्ट था कि ओनली लिविंग बीइंग्स कैन प्रोड्यूस लिविंग बीइंग्स। यहाँ हमारे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। नोट्स आप सबके पास मौजूद हैं। आप नोट्स में से इन टॉपिक्स को अच्छे से लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन साथ साथ जारी रखें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।